तुम्हें जरूरत है उस एक व्यक्ति की, तुम्हें जरूरत है उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति तुम खुद ही हो। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म, अपनी फैमिली कॉमर्स वाला, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली फिजिक्स वाला। तो I love you all, I welcome you all on the platform and also मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी and आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो I hope you guys are doing well, a very 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 warm good evening आप सभी लोगों को, very very good evening and okay, good evening सत्यम, good evening नैना, प्रेम, आदर्श, शौर्य, आशीष, अंश, सभी लोगों को हाय हेलो गुड इवनिंग, सबको बहुत 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 ज्यादा प्यार। तो आई होप आज का आपने मेरा मोटिवेशन सुन लिया होगा, इन द सेंस कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत है जिस पर आप विश्वास कर सको, और वो व्यक्ति आप ही हो, आप खुद ही हो। तो चलिए थोड़ा सा मेरे बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जान लेते हैं। तो मैं आपको आपके पूरे सेशन में इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, हाउ वी विल गो थ्रू आउट द सेशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह करना है, वो सारी परेशानियां आपको मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ। आई होप आप लोग अभी जस्ट 10th का एग्जाम दिया है, 11th में आए हो, एक्साइटेड हो, नर्वस हो, बोलते ना एक्साइटेड बट येट नर्वस। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th भी पीडब्ल्यू से ही करके बैठे हुए हैं, कितने हमारे पीडब्ल्यूएंस है, आई रियली वांट टू नो। अरे भाई 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 भाई, बहुत 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 प्यार, बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए जल्दी से सुपर एक्साइटेड, वाह क्या बात है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो भाई, एक अंशिका भी है मेरे नाम वाली, एक स्टूडेंट भी है, मी एवरीवन एवरीबडी। तो व्हाई कॉमर्स स्टूडेंट्स, व्हाई कॉमर्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आपने कॉमर्स चूज करा है? चलो ठीक है, ये मैं हर सेशन में पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि यार कॉमर्स तो हमने ऑप्ट कर लिया है, टडा, अभी इस पे हम बात करेंगे, बट राइट नाउ आई वांट टू आस्क व्हाई कॉमर्स। अब मेरे 4 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है, और मेरा एक ही ऑप्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहला मेरा ए ऑप्शन है कि भाई मुझे सीए करना है, दूसरा मेरा ऑप्शन है कि मुझे एमबीए करना है, तीसरा मेरा ऑप्शन है पता नहीं था, ऐसे ही सोच के, मतलब ऐसे ही, राइट। और डी हमारा ऑप्शन है नहीं, लाइक सी में मैं काम कर देती हूँ, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, राइट, इसको लिख देती हूँ, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा आपको, या फिर जो भी है, या फिर डी आपको पता नहीं था, बस ऐसे ही उठा दिया। तो यहाँ से हम पोल स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं मेरा वाला ऑप्शन कितने बच्चे, लाइक मेरे साथ कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तब तक थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, ओ माय गॉड, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बिजनेस माइंडेड बच्चे हैं, बहुत सारे फाइनेंस वाले बच्चे हैं जो कि ऑप्शन दे रहे हैं। लेट्स सी कि कौन मेरे वाले ऑप्शन से बहुत ज्यादा लाइक मैच कर रहा है, तो मैं उनको देखना चाहूंगी। चलिए तो जल्दी से बस पोल एंड हो जाता है और फिर आपको मैं मेरा ऑप्शन दिखाऊंगी, दैट व्हाई आई ऑप्टेड कॉमर्स, राइट। What was the reason behind? Like it was a very big reason, you know. I wanted to do this, that, and कुछ भी नहीं था. My option is like D. So to know my story, I was such a bad, like what should I say about me? I was not good at all. मेरी जो chemistry थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. अच्छी क्या नहीं थी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगती होगी. तो आई वांटेड. अब देखो भाई, रही बात मैथ्स की,
तो यार अब आपका टाइम तो था नहीं जिसमें आपको मोहित सर, संयम सर, ऋतिक सर मिल जाएंगे। तो मैथ्स तो मुझे अच्छी लगती थी, खैर हमें थोड़े बहुत सर अच्छे मिल गए थे। फिजिक्स की रही बात तो फिजिक्स में भी ठीक है, बट बात केमिस्ट्री की रही तो मुझे कभी ना सुनील सर नहीं मिल पाए, और सुनील सर नहीं मिले या फिर कोई अच्छे टीचर नहीं मिले तो मेरे को केमिस्ट्री कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। एंड देन फिर मैंने सोचा यार मैं पीसीएम लेने वाली हूँ तो फिर मेरे को केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, एंड केमिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड व्हाट वाज माय इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज यू नो व्हाट, जो आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, विच इज इंग्लिश, राइट। तो मैं अपने बारे में बताने वाली थी तो बता देती हूँ। लाइक आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, बहुत टफ होती है। डरा नहीं रही हूँ, टफ नहीं होती है। ग्रामर बहुत हाई लेवल होती है, फंक्शनल ग्रामर होती है। तो आई हैव टॉट बच्चे लोग इन एसएससी, बैंकिंग और मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, उन सब में मैं पढ़ा चुकी हूँ इंग्लिश। प्लस आप लोगों की इंग्लिश जो लिटरेचर है वो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही ले लिया कि कॉमर्स ऐसे, क्योंकि हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज नहीं था। देन आई शिफ्टेड टू ह्यूमैनिटीज। अब देखते हैं कितने सारे बच्चे डी वाले हैं, बाकी वाले बच्चों को ह्यूज रिस्पेक्ट और दूसरे डी वाले बच्चों को भी रिस्पेक्ट, और किसी ने आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों हो गया बेटा? चलो कोई नहीं, मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे लोगों ने ए और बी दिया है। बाकी जितने बच्चे हैं उन्होंने सी दिया होगा, और थोड़े बहुत जो बच्चे होंगे ने डी दे दिया होगा। ठीक है, हाँ बेटा, लो ब्राइटनेस। जस्ट अ सेकेंड, मैं ये चीज करके आती हूँ। आप लोग मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। ब्राइटनेस आई थिंक बहुत बड़ी हुई है, कंप्यूटर जी से बोलना पड़ेगा। कंप्यूटर जी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ब्राइटनेस बहुत बड़ी हुई है, तो कंप्यूटर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ही इज करेक्टिंग द ब्राइटनेस। पर कंप्यूटर जी प्लीज ब्राइटनेस लो भी मत कर दीजिएगा, ये भी एकदम ही लो ना हो जाए। चलिए, आई होप आप सही है। गवर्नमेंट एग्जाम्स वेरी गुड। पोल नहीं आया। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी पता चल गई है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट टिल 10th, ये भी बता दीजिए। ये भी जरा सा बता दीजिए कि आपका 10th में सब्जेक्ट क्या था, और अगर आपने पीडब्ल्यू से पढ़ा है तो हु वाज योर फेवरेट टीचर, ये भी मुझे बता दीजिए। यूपीएससी, ओ भाई, आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स जिनके जो भी ऑप्शंस है। बायो इंग्लिश, ओके, संयम सर, ऋतिक सर, सुनील सर, सी एवरीबडी फेवरेट टीचर। रक्षक सर, ओ माय गॉड, समृद्धि मैम, ओके, नाइस, ग्रेट, बहुत सही बच्चा लोग, बहुत सही। तो चलिए, अब आई होप मेरे को पता चल गया है। देखो, मुझे पहले से ही पता है, मुझे पता था कि भाई देखो सारे बच्चे जो PWNs है वो 11th में आने वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहने वाली है। एंड डोंट वरी, आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल भी लाइक गिरने नहीं वाली है। इंग्लिश में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, और ज्यादा इन द सेंस कि जो आपको मैम पढ़ाने वाली है थोड़े डिफरेंट वे में पढ़ाने वाली है। अब थोड़े 2-3 टैलेंट आपको मैम के साथ पता चल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ इसके बारे में कि भाई हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, कैसे आप इस चीज में आओ। बेटा, बहुत ब्रूटल ट्रुथ है आपके लिए, 11th में ना आपको लगेगा कि इंग्लिश यार इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर बेस बनाना है, विच इज ट्रू, वेरी ट्रू। पर मैं आपको बता देती हूँ, एक अभी से एक जो बोल सकते हैं कि डायरेक्शन मैं देना चाहूंगी कि आपको 11th में बेटा ग्रामर है, ठीक है, और 12th में आपको ग्रामर नहीं मिलने वाली। अब डायरेक्ट आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, गवर्नमेंट एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, इंग्लिश आपको हर जगह मिलेगी। वेदर इट इज कैट का एग्जाम, वेदर इट इज क्लैट का एग्जाम, वेदर कोई भी एग्जाम होगा, इंग्लिश इज द मेन फोकस ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। रही बात बैंकिंग की, तो बैंकिंग में इंग्लिश और मैथ्स,
ये बोथ सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट्स है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं जानते हो, एंड ये वो वाली इंग्लिश नहीं है बेटा जो आप आई थिंक कि ऐसे ही पढ़ के चले जाओ, ये इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश है। आपको इसके फंक्शंस, इसके रूल्स, इसके हर एक चीज को याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 11th में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ये करना है कि एक हफ्ते में भाई एक चैप्टर कर लिया, ग्रामर अच्छे से पढ़नी है आप लोगों ने मुझसे, क्योंकि मैं पढ़ाने वाली हूँ। और तीसरी चीज, अपने आप को ना लैंग्वेज पे पकड़ बनाने की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, हम जो हिंदी बोलते हैं बेटा, वो कैसी हिंदी बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मिक्स, और उसमें भी सबका अपना एक्सेंट होता है। भाई क्या कर रहा, भाई इधर आ, भाई ये कर, अरे भाई बहुत कर रहे, मतलब कुछ भी हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर हिंदी बोले तो आप, अगर आपसे प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा, अच्छा ठीक भी बहुत डिफरेंट वर्ड है, ठीक भी एक शुद्ध हिंदी का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो एक पर्सनालिटी आपके थ्रू पहुंच रही है, ठीक है। बोलने का स्टाइल, पर्सनालिटी, तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप जाओगे, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी लाइटली भी नहीं लेना है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, एकदम ऐसे आराम से, ठीक है। तो चिल करके पढ़ना है, मस्त होके पढ़ना है, ठीक है। अब हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, भाई मार्क्स के लिए तो मैं नहीं पढ़ाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्क्स के लिए अगर आप मुझसे पढ़ने आए हो तो मार्क्स के लिए मैं नहीं पढ़ाती। अगर आपका जो जेन्युइन रीजन है वो मार्क्स नहीं है तो आप मुझसे पढ़ोगे। मेरा बस ये मानना है बेटा कि आपने जो भी सोचा है ना अपनी लाइफ में, जो भी बनने का सोचा है, सब कुछ होगा, लेकिन कभी भी मार्क्स को प्रायोरिटी नहीं देना है, लर्निंग्स को प्रायोरिटी देना है। व्हाटएवर यू आर लर्निंग राइट नाउ, उसको 100% देके पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मार्क्स आ जाए उस हिसाब से पढ़ ले, नहीं। आप 4 में से 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन अपना शिद्दत से उसको अच्छे से कवर करोगे तो आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। और दूसरी बात रही इंग्लिश, तो इंग्लिश आप साल भर में मेरे साथ बोलना सीखना, कैसे किस चीजों को बोलना है, बहुत नई नई चीजें आपको पता चल जाएंगी, फैक्ट्स पता चल जाएंगे, सिलेबस से हटके सिर्फ सिलेबस ही थोड़ी होता है, मॉरल्स पता चलेंगे, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी, जरूर सिखाएंगी आपको लाइफ के बारे में, वो पढ़ेंगे। रीडिंग स्किल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है बेटा आंसर राइटिंग। जिस बच्चे ने भी यूपीएससी करना है अपनी लाइफ में, या नहीं भी करना है, या 12th बोर्ड्स में बैठना है, आप अगर आंसर राइटिंग की आर्ट नहीं जानते तो आपके मार्क्स कभी ना कभी बेटा कट होंगे, कभी ना कभी आपके मार्क्स जाके कट होने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग की जो आपको टेक्निक है, आर्ट है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो कि इंग्लिश से ही आपको पता चलेगी। आई डोंट थिंक, क्योंकि इतना सारा सब कुछ पढ़ने को होता है जिंदगी में, तो बाकी टीचर्स ये नई चीज बता पाते कि आंसर लिखना कैसे है, बट मैं आपको आंसर राइटिंग बताने वाली हूँ, हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपरली, ताकि टीचर को प्यार हो जाए आपसे। लाइक कौन बच्चा है, वो कौन है जिसने इतना प्यारा आंसर लिखा है, मुझे मिलना है, क्योंकि अभी तो नहीं लेकिन बोर्ड्स में आपको काम आएगा। चलिए तो करें स्टार्ट, कर दे अपना सेशन स्टार्ट। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों को कुछ पूछना है, नहीं तो आप स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हाउ इज द जोश? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। हाउ इज द जोश? चलिए करें स्टार्ट। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्राइटनेस एकदम सही है कि नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। चलो 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 स्टार्ट करते हैं बेटा। आ जाते हैं टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स। बहुत सारी चीजें हैं, टिप्स तो कुछ नहीं होती मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। लेक्चर को आपको टाइम से देखना है, लेक्चर टाइम से देखना है, द सेंस कि बिल्कुल भी लेक्चर ड्यू नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी ड्यू नहीं रखने हैं, टाइम से देखना है, ठीक है। तो टप्पू के पापा, अगर आप टाइम से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मजा आता है और कुछ भी पेंडिंग नहीं रहने वाला है, या ठीक है। तो आपको लेक्चर को टाइम से देखना है और उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है।
आप टाइम से देखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको चिल ही करना है जिंदगी में और कुछ नहीं करना, कोई बुक्स प्रेफर नहीं करनी। एग्जाम आएगा, नोट्स खोल के देखेंगे, ये आंसर लिखा है, ये स्टोरी है, जाके एग्जाम देकर आएंगे, मस्त मैम की क्लास तो देख रखी है। इन केस इमरजेंसी आ जाती है बेटा तो आप उसको पेंडिंग रखोगे, लेकिन 2 हफ्ते में 2 क्लास हो रही है, क्या जा रहा है हमारा, देखो क्लास। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या पहली चीज बताई है टिप्स मैम ने? नो पेंडिंग लेक्चर्स। ठीक है, या फिर मैं लिख देती हूँ डोंट कीप योर लेक्चर्स, या लेक्चर को प्रायोरिटी दे। सिंपल, लेक्चर को प्रायोरिटी दे। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि मैम ना हमेशा अपने बच्चों से एक काम जरूर करवाती है। एक छोटी सी कॉपी ले लो, छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप अपना नाम लिख के कर दो, लिख दो अंशिका मैम की डिक्शनरी। अंशिका मैम आपको हर एक चैप्टर से वर्ड्स बताएंगे जो एनसीईआरटी में है और नहीं है, उसको लिख देना और अपनी खुद की डिक्शनरी बना लेना, अंशिका मैम की डिक्शनरी। और आपके पास आपकी खुद की डिक्शनरी होगी जो कि आपको आगे चल के, आज नहीं 12th में, फर्स्ट ईयर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा काम आएगी। उसको अपनी खुद की डिक्शनरी बनाना, और क्या पता इन फ्यूचर अगर आपने शिद्दत से बनाई है तो क्या पता वो पब्लिश ही हो जाएगी। ठीक है, तो एक कॉपी बनानी है वो कैप की। ठीक है, एक कॉपी। तीसरी टिप आपके लिए है कि कोई टिप नहीं है, चिल करो। ठीक है, चिल करो और बस जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो। लेक्चर देख रहे हो, 100% लेक्चर दो। सीरियस होके लेक्चर देखना है आप लोगों ने, बिल्कुल भी मस्ती मजाक तो चलेगा लेकिन 100% देना है। मतलब अगर आप हंसी मजाक भी कर रहे हो ना अपने दोस्तों के साथ तो एकदम वहां पे पूरा अपने आप को झोंको, उस टाइम पे कुछ और नहीं सोचो। पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई के टाइम पे फिर अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचना है। तो मतलब हर जगह लाइफ में अपना 100% दोगे। और एक लाइफ टिप है आप लोगों के लिए, टेक 1 डे एट अ टाइम। अब 1 डे एट अ टाइम क्या होता है? कल और आगे की नहीं सोचना है, ये सोचना है कि आज का दिन बेस्ट निकालना है, प्रोडक्टिव के साथ साथ बेस्ट निकालना है। 1 डे एट अ टाइम। उसमें आप खुद भी इंक्लूड होते हो कि आपके पास एक ही दिन है जिंदगी का, तो आप अपने आप को लोगों को कैसे दिखाओगे? पहली चीज, बहुत सारे इंट्रोवर्ट बच्चे होंगे जो चुप रहते हैं, तो अपने आप को बोलो कि आज मेरे पास यही दिन है, मैं अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता हूं। तो वैसे 1 डे एट अ टाइम, एक दिन एक ही बार में, बहुत सारा हौश पौश नहीं सोचना है। ठीक है, एक दिन आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, बस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेशन की तरफ। और ठीक है, इससे पहले कोई मोटिवेशन नहीं है बेटा, बस अपने आप को यहां से स्ट्रांग बना लो। जिंदगी और लोग आपको कभी धोखा नहीं दे पाएंगे अगर आप यहां से स्ट्रांग, और समझना मेरी बात की गहराई समझना, अगर आप यहां से स्ट्रांग हो, जिंदगी और लोग आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। nobody in this whole world can make you sad, can make you feel like you are nothing, because you are strong from here। और अगर आप यहां से स्ट्रांग हो तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ लो। तो इसलिए बी फिजिकली स्ट्रांग एंड मेंटली इंडिस्ट्रक्टेबल। कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता मुझे, तो मुझे कुछ भी बोलो मुझे बुरा नहीं लगता, तो मुझे कितना ही डिमोटिवेट करो मैं डिमोटिवेट नहीं होता। मेरा गोल मेरे साथ है, दैट से तो मैं अचीव करके रहूंगा। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं और पढ़ने क्या वाले हैं। अब आज के चैप्टर में, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, चलिए डीप डीप डीप, क्या बात है। तो यार राजू क्या पढ़ने वाले हैं रे बाबा तो चलो देखते हैं भाई, ये लोग भी बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत देर से सोच रहे होंगे मैम बहुत भाषण हो गया, अब पढ़ा दो, अब बस पढ़ा दो आप। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी दादी से प्यार करते हैं, जिनकी दादी है या नानी है तो जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते। देखो भाई, मेरी नानी से मैं बहुत प्यार करती थी, मतलब अभी भी करती हूँ, लेकिन जब वो थी तो मैं उनको फिजिकल प्यार बहुत करती थी। लाइक आई यूज्ड टू हग हर, आई यूज्ड टू गो विथ वॉक, आई यूज्ड टू
play with her. I used to listen stories from her. I was very physically attracted and very not physically attracted in that sense, but physically attracted in प्यार वाला, लाइक एक मदर डॉटर वाला जो रिलेशन होता है वो मैंने कैरी करा है, क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ रही थी. मैं अपने मम्मा पापा के साथ ज़्यादा नहीं रही हूँ, मैं अपने नानी नानू के साथ ज़्यादा रही हूँ. मतलब जितनी भी मैं जिंदगी अभी तक जी है कोरोना से पहले, तो मैं अपने नानी नानू के साथ ही रहती थी, उन्हीं के घर के रहती थी. तो कितने बच्चे ऐसे मी आई मिस माई ग्रैंड पेरेंट्स यार. सेम हेयर, आई ऑल्सो मिस माई ग्रैंड पेरेंट्स. ओके ओके ओके. तो बहुत सारे बच्चे दादी, बहुत सारे बच्चे नानी. एंड आई यूज्ड टू कॉल माई नानी नानू, नानू एंड नानी, नानी नानू. ठीक है. तो चलो अब यहाँ पे जो स्टोरी है ना वो ऐसे ही हमारे दादी दादी नानी उनके बारे में है. तो पहले तो ऑथर है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. तो इतना कुछ जरूरी नहीं होता है बेटा ऑथर, लेकिन बहुत जरूरी होता है. मजाक कर रही हूँ. ऑथर अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे ना तो ऑथर का बहुत बड़ा रोल होता है. जब आप अगर इन केस इन फ्यूचर आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हो अपनी जिंदगी में, या आपको कभी मन करता है कि हमें एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है, तो जब आप ऑथर को पढ़ना सीखोगे, उसके कैरेक्टर्स पढ़ना सीखोगे, जब भी आप किसी अच्छे एक्टर को देखोगे, लाइक पंकज त्रिपाठी है, कोई भी है, तो वो थिएटर करते थे अपने टाइम पे, तो वो लोग ऑथर्स को पहले रीड करते कि उनकी साइकोलॉजी क्या थी, उनने स्टोरी लिखी तो क्यों लिखी, वो कैसी स्टोरी लिखते थे. तो वो थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. फिर माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द चैप्टर, जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम छोड़ेंगे ही नहीं. क्योंकि 11th में क्या होता है ना, 11th में हर एक टीचर अपने हिसाब से चलता है. बोर्ड्स में होता है कि चलो कोई चैप्टर लैमिनेटेड है तो वो आप नहीं करोगे, आपको टीचर नहीं करवाएगा. लेकिन इस बार मैं आपको सारे चैप्टर करवाने वाले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जो डिफरेंट स्कूल्स है उसमें टीचर कैसे आपको पढ़ाने वाला है, वो कैसा पेपर बनाएगा. तो मुझे आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, हर तरह से रेडी करना है. ठीक है. तो मैं माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगी आपको स्टोरी के साथ, देन मैं आपको समरी दूंगी, डिटेल्ड समरी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप रिवाइज कर सको. ठीक है. और फिर आज हम बस इतना ही करेंगे. मोरल ऑफ द स्टोरी में आपसे डिस्कस करूंगी कि आपने क्या सीखा, आप लोग मुझे बताएंगे. फिर कल वाले सेशन में, लाइक जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे और थोड़े से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं. ठीक है. और हाँ, इसके साथ साथ मैंने लिखा नहीं, इसके साथ मैं वोकैबुलरी भी आपको बताने वाली हूँ. ठीक है. कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग. चलो तो बस अब करते हैं स्टार्ट. ओके. और काफी सारे बच्चे ऐसे जो आईसीएसई से है, सीबीएसई से है, या एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बेटा डजंट मैटर. ठीक है. देखो बस जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपका पीडब्ल्यू में कवर होता है, आपको पता है. तो बस इतना आप जानिए, डजंट मैटर आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबके लिए बेसिक टू हाई रहता है, आपको डरने वाली बात नहीं है. चलिए तो बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं. टडा, ऐसे कुछ आपकी स्टोरी की शुरुआत होती है. अभी जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, दिस इज अबाउट द पोएट बोलने वाली थी. जो ऑथर है उनकी ग्रैंड मम्मा, यानी कि अम्मा बोल लो, दादी बोल लो, उनके बारे में है. ठीक है. अब बात ये है कि पहले तो हम खुशवंत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे. ही वॉज अ पंजाबी गाय. ठीक है. पंजाबी मुंडा एकदम. ठीक है. तो पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने ना अपनी दादी को याद करके स्टोरी लिखी है. एंड हम सब ना कभी अपनी नानी हो गई, दादी हो गई, कभी ना कभी याद करेंगे. भाई उनने इतना प्यार करा है, जिनको बहुत ज्यादा प्यार करा है वो तो रोज याद करते होंगे, जो नहीं मिले उनकी बात अलग है. ठीक है. बट वो एक जेन्युइन साइकोलॉजी है जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में होती है. ग्रैंड पेरेंट्स में होती है इन द सेंस कि वो क्या करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं. दे आर वेरी लोनली. ठीक है. उनको ज़रूरत होती है आप लोगों की कि आप लोग जाए, उनसे बात करें. ठीक है. उनको उनकी स्टोरीज सुने. अच्छा, आप कभी सोचा है, कभी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करी है कि वाई ऑलवेज दादी एंड नानी ही स्टोरी सुनाते हैं, माँ बाप स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? हमेशा दादी, नानी, नानू, दादा, इन्हीं की क्यों कहानियां होती हैं? यही क्यों स्टोरी सुनाते हैं? मम्मी पापा का भी सुनाते हैं कि बेटा चलो आज तुम्हें कहानी सुनाएंगे या कुछ?
बहुत रेयर बेटा, बहुत रेयर। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो उसका रीजन क्या है? क्या बता सकते हैं? वॉइस लो है, चलिए बेटा मैं लाउड बोल रही हूँ, एक और बार मैं आपकी वॉइस चेक करवा लेती हूँ इन केस अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो। बेटा बोल दिया है, अब आपकी जो वॉइस की प्रॉब्लम है अगर आ रही होगी, वॉइस लो होगी तो वो सही हो जाएगी, ठीक है। यस, लोनलीनेस एक्सपीरियंस। अब सबसे मेन रीजन पता है क्या होता है? आपके मम्मी पापा ना अभी उस एज में नहीं आए हैं कि वो उतनी सारी चीजें सोचे, बिकॉज वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उनको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है, उससे पहले उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो पेंडिंग होती हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको करनी है, तो वो उतना नहीं सोचते। लेकिन जब आपके दादी दादा एक एज क्रॉस कर लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दे हैव नथिंग टू डू, तो वो उनका अटैचमेंट बढ़ता है, दिन भर ओवर थिंक करते हैं, लोनली रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको कोई सुने, उनकी कोई बातों को सुने, ठीक है, उनके साथ कोई रहे, फिजिकली अटैच्ड कोई रहे जिसको वो बस अपने पास रख सके। तो यही वो स्टोरी है, यही वो स्टोरी है। अच्छा, अभी पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि वॉइस सही है, वॉइस आपको क्लियर है? अभी बताइए, वॉइस आपको क्लियर है? जल्दी से एक बार आप मेरे को बता दीजिए कमेंट करके चैट बॉक्स पे कि क्या आपको वॉइस क्लियर है। बस फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, वॉइस क्लियर? चलिए चलिए चलिए, आई होप वॉइस क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले खुशवंत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे जो खुशवंत सिंह जी हैं, ये देखो, ये है हमारे राइटर, इनका नाम है खुशवंत सिंह। तो वो बॉर्न हुए थे 2 फरवरी 1915, हदाली पाकिस्तान के हैं। अच्छा, मतलब 1945 के पहले तो इंडिया पाकिस्तान साथ में ही थे, राइट? इंडिया पाकिस्तान साथ में थे, आपको पता ही तो होगा। अपना जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके शायद बाद सेपरेशन हुआ था, है ना? तो ये पाकिस्तान के, इनका बर्थ जो है वो पाकिस्तान का ही, रहते हैं इंडिया में थे क्योंकि सारे वहां से आ गए थे और यहाँ से कुछ लोग वहां चले गए थे, ठीक है। तो वो एकदम वो हो गया था, सेपरेशन हो गया था। तो लाइक अदर इंडियन नोवेलिस्ट, अच्छा ये इंडियन नोवेलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पाकिस्तानी नोवेलिस्ट है, ये है इंडियन। ये बॉर्न, इनका बर्थ जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, फिर ये इंडिया आ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है बेटा, ये देखते हैं। एक्सप्लोर सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइफ। भाई इनने जो चीजें लिखी है ना, ये रियलिस्टिक राइटर थे। व्हाट इज रियलिस्टिक राइटर? मतलब ऐसा है कि यार भाई, जो चीजें हो रही हैं दुनिया में, जो चीजें बताई जा रही हैं, सोशल इश्यूज, लाइक व्हाट इज राइट नाउ सोशल इशू क्या हो सकता है, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं। पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा लिखी हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, और उसको अपनी स्टोरीज में उतारते थे, ठीक है। फॉर मी, लाइक इफ आई वांट टू राइट, आई विल राइट अबाउट एनवायरमेंट। लाइक अगर मैं ऑथर होती, मुझसे अगर आप पूछते हो कि मैम अगर आप ऑथर होते तो आप क्या ज्यादा लिखते, मैं एनवायरमेंट के बारे में लिखती, मैं एनिमल्स के बारे में लिखती। आई वुड हैव रोट कि पेड़ों के बारे में लिखती। अब पेड़ों के बारे में कैसे लिखती? कोई भी स्टोरी बनाती कि एक बच्चा जा रहा था, उसने पेड़ देखा, उसने उसको काट दिया, फिर पेड़ ने ऐसा बोला, तो वो मेरी साइकोलॉजी है। अब उनकी साइकोलॉजी सोशल और पॉलिटिकल इसलिए थी बेटा क्योंकि वो उस टाइम पे पाकिस्तान में थे, उन्हें इंडिया ना पड़ा, पॉलिटिकल इश्यूज इतने हुए, इंडिपेंडेंस इतना आया। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे रहते थे, वो ऑब्जर्व करते थे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है जिसका वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइकोलॉजी वहां से आई। अब आपको इंटरेस्टिंग ये बात लगे कि मैं बता क्यों रही हूँ, आने तो नहीं वाला आपको, इसलिए कि राइटर जब लिखता है ना बेटा, तो उसके दिमाग में ना कुछ रहता है, तब जाके वो लिखता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लिखता है, ठीक है। अब आप कनेक्ट करोगे स्टोरी में अपने जो राइटर है उनको और स्टोरी को, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। हिज मेन कंसर्न इज द मैन एंड द रियलिटी। देखो, मैन एंड द रियलिटी उनका मेन कंसर्न रहा है। He has established himself as a distinguished writer of social realism. Realism का मतलब होता है कि जो चीजें हो रही हैं उसको as it is लिखना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं,
ठीक है, जैसे एक मिंटो थे, सादत हुसैन मिंटो, अगर आपने उनकी मूवी देखी है, भाई साहब, ही यूज्ड टू राइट अबाउट homosexuality at that time. 1940 की बात है, उस टाइम पे लोग होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात तक नहीं करते थे। इवन अभी भी लोग बात नहीं करते, अभी सिर्फ जेंडर में लोगों को पता है मेल या फिर फीमेल। लेकिन ये इंसान उस टाइम पे इतनी हिम्मत रखता था कि वो इस बारे में पूरा लिख देते थे। ही वॉज अ वेरी रियलिस्टिक राइटर। तो ये भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, अब देखो मैंने क्या बोला, साइकोलॉजी, सोशल, जो उन्हें देखा वो वही लिखते थे। इन्हें ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी। अब मुझे नहीं पता ट्रेन टू पाकिस्तान में क्या है, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होगा कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता था, ये मेरा घर था, बट मेरा घर का ही बंटवारा हो गया है। अब मुझे एक ऐसी जगह पे जाना है जो जगह मेरे लिए नई है। पहले तो पाकिस्तान इंडिया में ही था ना बेटा, अब उनको एक जगह पे जाना है। तो वो साइकोलॉजी कहाँ से आई? उनके एक्सपीरियंस से, सोसाइटी से। ठीक है बेटा, तो ये था। ही रिसीव्ड पद्म विभूषण एंड पंजाबी रत्न अवार्ड, उनको उनकी राइटिंग्स की वजह से मिला। अब आ जाओ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अब आपको होमोसेक्सुअलिटी मीन्स कि कोई एक इंसान है जो दोनों जेंडर कैरी करता है, लाइक वो मेल भी है और वो फीमेल भी है, तो उसे बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आपको दूसरे वर्ड्स नहीं बोल सकती, बिकॉज इट वुड नॉट, मतलब वो सही नहीं है बोलना। मतलब मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से ये कि कोई गाली नहीं है, वैसे लोग भी होते हैं, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि अगर फीमेल होती है, मेल होते हैं, तो एक ऐसे भी होते हैं जो दोनों होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है ना कि अगर गलती से बोल दिया जाए तो उस चीज को हाइप कर दी जाती है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। इन दिस स्टोरी, अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब उन्हें अपनी कहानी लिखी है, कहानी सुनो, है ना। तो उन्हें अपनी कहानी लिखी है कि उनकी जो दादी के साथ उनकी रिलेशनशिप थी और जो उनके साथ हुआ, जो अभी वो दादी को याद कर रहे हैं, तो वो एक इंसिडेंट अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं और उसको उन्हें लिख डाला। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उनके साथ हुआ तो वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं और उसको नाम दे दिया द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. उनकी दादी के बारे में बताते हैं कि beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. उन्हें relationship बताई है स्पेशली कि पहले वो कैसे रहते थे, उनकी दादी उन्हें कैसे रखती थी, उसके बाद क्या चेंजेस आए, कैसे उनमें दूरियां आई, वो सब उनने बता दिया है और एकदम ब्यूटीफुली बताया, एकदम प्यार से बताया, लिखा इतने प्यार से है उनने। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इंग्लिश से अगर मैं बोलूँ कि ये जिसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है ना, वो बहुत ही प्यारी इंग्लिश यूज हुई है। लाइक अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप इसकी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि इनने बहुत प्यारी लैंग्वेज का यूज करा है। इनकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी स्लाइट टफ है, बट बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है, In other words, the story is loving tribute from a grandson to his grandmother. एक ट्रिब्यूट है। अब अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आप अपनी दादी को या नानी को या मम्मी को या पापा को कभी ट्रिब्यूट देना चाहोगे, कभी इन फ्यूचर ट्रिब्यूट देना चाहोगे, तो आप क्या चाहोगे कि उनको एक ऐसा कुछ बड़ा करके दो। लाइक जैसे इनने ट्रिब्यूट दिया है उनको नॉवल लिख के, तो आप क्या चाहोगे? अब मैं अगर पहले मैं अपना बताती हूँ तो मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगी, लाइक मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, एंड अब मैं वो आपको नहीं बता सकती, तो मैं जब वो चीज जो वो मुझे बनाना चाहते हैं वो मैं बन जाऊंगी, तो आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल थैंक माई मदर फादर एंड आई विल लाइक फॉरवर्ड इट टू 100 पीपल एंड फिर वही वायरल करना चाहूंगी और वो लोगों तक पहुंचे और मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी। दिस विल बी माई शॉर्ट ट्रिब्यूट। आप लोग क्या ट्रिब्यूट देना चाहोगे? ट्रिब्यूट का मतलब होता है बेटा कि एक कुछ चीज करके ना रिस्पेक्ट, लाइक किसी को अवार्ड दे दिया, ट्रिब्यूट मतलब कि भाई आपने मेरी जिंदगी में मुझे कुछ सिखाया, आपने मेरी जिंदगी में मेरे को बड़ा करा,
अब मैं आपको उस चीज के लिए थैंक यू करता हूँ, मैं उसके लिए आपको एक जेस्चर करता हूँ, आप हो, क्योंकि ट्रिब्यूट उसको दिया जाता है जो जिंदा नहीं रहते, ठीक है, तो ट्रिब्यूट उन्हें दिया जाता है। अब इसलिए मैंने बोला इन फ्यूचर, लाइक आफ्टर 70 years 80 years, जो भी बोल लो, तो इन फ्यूचर ट्रिब्यूट दिया जाता है जो लोग जिंदा नहीं रहते। सुशांत सिंह राजपूत, अगर आप उन एक्टर को जानते हैं तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपन को फिल्म में दिखाई, अब वो नहीं है, तो लोग आते हैं उनके लिए डांस करते हैं, दैट इज अ ट्रिब्यूट। ओके, टू बिकम सीए, सेल्फ डिपेंडेंट, वाओ वाओ, ग्रैटिट्यूड। आईएएस ऑफिसर, बेटा श्रद्धांजलि अलग होता है, ट्रिब्यूट अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या बात है, क्या बात है, टू अचीव माई गोल। सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो अपने, बस ये चीज आपको रखनी है जो आपने सोचा है, जिस जिस पर्पस से अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट करा है, करके दिखा दो यार। और आप लोग तो शेर हो, शेर हो, आप लोग के साथ हम है, बाकी आप खुद में भी उतने हो कि आई गाइस टू ट्रस्ट यू। चले, तो अब चलते हैं हमारी प्यारी सी स्टोरी की तरफ। अच्छा, इससे पहले, आने से पहले ना, मैं आपको अब एक स्टोरी बता देती हूँ, एक समरी मेरे जुबानी सुन लो, मेरे थ्रू सुन लो, मेरे भाषा से सुन लो। तो पहले तो बता दो कि आप लोग रेडी हो और क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव है, बहुत ही इंटरेक्टिव है। लाइक इतना इंटरेक्टिव है कि इतनी बात कर रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पहले सेशन में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, पहले सेशन में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, पहले सेशन में बच्चों से बातें करी जाती है, बच्चों की बातें सुनी जाती है, ठीक है। अब ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि मैं आप सबसे बात कर पाऊं, बट आई रियली विश कि मैं आपसे सबसे बात कर पाती। चले, यस भाई। अच्छा, बोर हो गए भाई, कुछ बच्चे बोर हो गए, क्यों भाई? चलो अच्छा, अभी स्टार्ट करने से पहले अब इस पे बात कर लेते भाई, बोर क्यों हो गए? जो बच्चे बोर हुए, आई रियली वांट टू आस्क कि क्या करा जाए ऐसा कि आप लोग बोर ना हुए। कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बोर ना हुआ जाए। चलो 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 चलो, अब आप लोग मेरे से स्टोरी सुनने वाले हो, माइन्यूट डिटेल्स सुनने वाले हो। अगर अभी तक आप बोर हो गए, अगर आपको लगा कि आपको थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो गया है या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बात हो गई है, तो मैंने जैसा कि बोला, दिस इज फर्स्ट सेशन, अब आप मेरे से पढ़ने आए हो, बिल्कुल पढ़ाई हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टोरी के बारे में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हमारे एक खुशवंत सिंह जी है जिनने स्टोरी लिखी है, वो जब छोटे थे, ठीक है, तो वो छोटे थे, वो बैठे हुए हैं, वो अपने ग्रैंड फादर की, तो मतलब पिक्चर को देख रहे हैं, बस ऐसे निहार रहे हैं, उनकी पिक्चर को निहार रहे हैं और देख रहे हैं, एंड ही इज इमेजिनिंग सो, बहुत बूढ़े लग रहे हैं, ठीक है, उनने, अच्छा पिक्चर को देख रहे हैं, समझना, मैं आपको एकदम स्टोरी बता रही हूँ स्टार्टिंग से। तो वो पिक्चर को देख रहे हैं, वो उनको बूढ़े लग रहे हैं, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है जो उनके चेस्ट को भी कवर कर रही है, उन्होंने टर्बन पहना है जो पंजाबी लोग पहनते हैं, लूज कपड़े पहन रखे हैं उनने, ठीक है, वो उनको देख रहा है, ही इज इमेजिनिंग, यार ये बंदा इतना बूढ़ा लग रहा है, इसकी बीवी भी हो सकती है। अच्छा, ये स्टार्टिंग है स्टोरी की, ये स्टार्टिंग है हाउ द स्टोरी स्टार्ट। ही स्मॉल, जो खुशवंत सिंह है वो छोटे हैं, तो ये इतना बूढ़ा है, इसकी मतलब इसकी बीवी भी हो सकती है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी दादी को कभी यंग देखा ही नहीं, मैंने जब से देखा है तो उनको बूढ़ा ही देखा है, तो वो उनकी साइकोलॉजी है। अब आपसे वो छोटे हैं, आपके जितने भी नहीं, वो आपसे छोटे, तो छोटे बच्चों की साइकोलॉजी सोचो कि भाई कितने छोटे होते हैं बच्चे, ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। हम बच्चे थे, हम कुछ नहीं सोचते, हम खेलने निकल जाते, पढ़ाई करते थे, दैट्स इट। तो वो भी यार ये कितने बूढ़ा इंसान है, इसकी खास गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती यार, इतना अच्छे दिख रहे हैं ना, स्मार्ट है। फिर उसके बाद वो अपनी दादी को देखते हैं,
तो दादी उन्हें स्टोरीज बता रही हैं अपने बारे में कि जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारी तरह गेम खेला करती थी, मैं तुम्हारी तरह घूमने जाया करती थी। तो वो उनके लिए वो भी आयरनी है। ये मतलब उनके लिए ऐसा है कि मैं मान नहीं सकता दादी कि मतलब आप ऐसे ऐसे जगह पे थी जहाँ पे आप गेम खेल सकती थी, क्योंकि उनने हमेशा बूढ़ा देखा है। ठीक है, तो दादी बता रही मैं भी भागती थी, तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल बात नहीं है कि भाई भागती कैसे थी। वो बोलती कि मैं प्रिटी थी, तो उनके लिए वो नॉर्मल बात नहीं कि आप प्रिटी कैसे होते। आप ब्यूटीफुल हो, आप मतलब आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप मतलब कैसे इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, वो इतनी बूढ़ी है। और उनने 20 साल से उन्हें बूढ़ा देखा है, क्योंकि वो 20 ईयर्स हो चुके हैं, वो 20 साल से उन्हें बूढ़ा देख रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से होती है स्टोरी स्टार्ट। अब वो अपनी रहते दादी के साथ। ठीक है, उनके मम्मी पापा ना गए होते बाहर अपना करियर बनाने, थोड़ा सेटल होने, ताकि जब वो सेटल हो जाएं, घर खरीद लें, तो वो अपने बच्चे और दादी को गांव से उठाकर शहर शिफ्ट कर लें। तो अभी वो अपनी दादी के साथ रहते हैं, वो और दादी रहते हैं। अब ना यहाँ से उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नानी नानू के साथ रहती थी। ठीक है, तो मैं अपने नानी नानू के साथ रहती थी, तो मैं उनके साथ आइसक्रीम खाने जाती थी, रात में वॉक करने जाती थी। अब पुराने ज़माने के लोग रहते बेटा, देखो वो आपके मम्मी पापा से बहुत डिफरेंट रहते हैं। वो आपके मम्मी पापा अलग होते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं कभी कभी जो करना है करो, लेकिन दादी दादू ऐसे रहते हैं कि वो आप लोगों को अच्छी चीज़ सिखाएंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दे ऑलवेज वांट कि आप लोग उनके साथ रहो। तो वो वैसे ही उनके साथ रहते थे। अब आप सोचो ना, इतनी दिनों से वो लोग साथ में रह रहे हैं, इतनी अच्छी रिलेशनशिप कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करती थी उनकी दादी, ऐसे ऐसे मुंह पकड़ के किसी ने कंघी करती थी उनकी, स्कूल के लिए रेडी करती थी उनको। ठीक है, और लेके जाती थी उनको, स्कूल लेके जाती थी। और पता है उनका स्कूल जो था ना, वो मंदिर में ही था। मतलब अभी बात को समझना, मंदिर के अंदर ही उनका स्कूल था, और उनको जो पंडित थे वो पढ़ाते थे। और दादी के लिए मंदिर तो लाइक वेरी, वो बहुत पूजा पाठ में थी, उनके हाथ में हमेशा वो बीड्स रहती थी। तो उनके लिए खुशी है कि भाई मेरा पोता पढ़ेगा, मैं मस्त पूजा पाठ करूंगी, मेरे पोते को पंडित पढ़ा रहा है, मैं तब तक मंदिर में बैठी रहूंगी, जैसे इसका स्कूल खत्म होगा मैं घर जाऊंगी। तो अब ये लोग हमेशा साथ रहते थे, लाइक 24 आवर्स ये लोग साथ रहते थे। समझ लो आप मेरी बात को, कि वो स्कूल के लिए उनको लिए रोटी पैक करती थी, रात की जो रोटी होती थी उस पर बटर लगा के पैक करती थी, और जितनी बच्ची थी वो बचती थी वो कुत्ते को डाल देते थे वो लोग। ठीक है, रास्ते में चलते फिरते कुत्ते आते थे तो उनको डाल देते थे, ऐसा होता था। अब वो लोग जाते थे, फिर स्कूल तक वो वेट करती थी, स्कूल ख़त्म होगा वापस आते थे। और जब वापस छोड़ने जाती थी तो भजन सुनाती थी, गाने सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी। भाई एकदम से ऐसा होता है कि माँ बाप का कॉल आ जाता है, चलो हम सेटल हो गए हैं, अब तुम लोग आ जाओ। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आता है। अभी तक तो साथ में रह रहे थे, स्कूल जाती थी, लेने जाती थी, वहाँ बैठती थी, छोड़ने जाती थी, वहाँ बैठती थी, फिर लेकर आती थी, ये सब चीज़ें होने लग गई। उसके बाद अब जैसे ही फ़ोन आता है तो बच्चा तो छोटा है, दादी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दादी इस गई कि मतलब अभी तक साथ में रहते थे, अब क्या पता क्या होगा। अब वो लोग हो जाते हैं शिफ्ट, वो लोग हो जाते हैं कहाँ, बाहर जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब स्कूल भी चेंज हो जाता है, स्कूल चेंज हो जाता है। अब वो स्कूल तो दादी छोड़ने पहले पहले जाती थी, बट अब क्या करेंगी जाके, एक बात बताओ ना, मंदिर है वहाँ पे, तो थोड़ी स्कूल के बाहर बैठी रहेंगी, इतनी गर्मी होगी, धूप में कहाँ बैठेंगी, तो वो स्कूल में नहीं छोड़ने जा पाती थी। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। अब जैसे वो बाहर शिफ्ट हो गए, एकदम से मतलब एकदम उनके लिए तो दुनिया ही चेंज हो गई। मतलब एकदम मतलब यहाँ पे ऐसा प्यार एकदम चल रहा है, साथ में रह रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, और कट टू दादी को एकदम मतलब सब लेके चले गए, मतलब बच्चे को लेके चले गए, दादी मतलब एकदम लोनली। एंड उनके लिए टर्निंग पॉइंट, अब स्कूल भी नहीं जा सकती। अब खुशवंत सिंह जी थे, जो मिशनरी स्कूल होते हैं, इंग्लिश स्कूल होते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हो, वहाँ पे अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब बेटा पता है क्या होता था, वो वापस आते थे, दादी को बताते थे। अब दादी अब हेल्प ही नहीं कर सकती, वो फिज़िक्स के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, मैथ्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ इंग्लिश में है, तो दादी नहीं हेल्प कर पाएंगी ना। पहले वो तो भगवान के बारे में बताते थे, दादी हेल्प करती थी, क ख ग घ लिखना सिखाती थी, बट अब तो नहीं कर सकती। और यहाँ पे आके अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट विल बी द फीलिंग ऑफ दादी, क्या फीलिंग रही होगी, आप लोग मुझे बताएं।
लाइक आप लोग मुझे बताएं कि क्या फीलिंग रही होगी दादी की, जल्दी से। ओ भाई, एक कोई बच्चा बोल रहा है हो गई लव स्टोरी शुरू। नहीं, चलिए। मिशनरी का मीनिंग होता है, इंग्लिश स्कूल होते हैं ना, सीबीएसई स्कूल। पहले तो मंदिर में ही स्कूल था, हिंदी में पढ़ाते थे, क क ग ग भजन पढ़ाते थे। अब दादी की क्या फीलिंग होगी? हेल्पलेस। यस यस भाई, डिस्ट्रेस्ड। अब दादी बेचारी हो गई सैड, दादी हो गई लोनली। अब आते खुशवंत सिंह आते, दादी को बोलते कि दादी दादी पता है आज ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ी, और आज मेरे टीचर ने म्यूजिक सिखाया, गाना सिखाया। अब दादी को कौन सा गाना सुना के बता रहे वो? दादी को गाना सुना रहे वो अभी जो गाना चल रहा है, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, मान मेरी जान। अब दादी के सर के ऊपर से जा रहा है गाना। दादी ने भजन सुने, दादी ने मंगल भवन अमंगल आरी सुना है, दादी ने उसको ये सिखाया था कि बेटा जाके भजन गाते हैं, ठीक है, ऐसे फालतू गाने नहीं गाते। अब वो आके बता रहे, दादी एक तो पहली बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनके सर के ऊपर से जा रही, दूसरी बात दादी के लिए ये सारे गाने एकदम टुच्चे थे। टुच्चे इन द सेंस कि इसमें आपको डिस्क्राइब करा हुआ है, उनके लिए बहुत ऑफुल थे। उनके लिए ऐसा था कि जो फालतू गाने होते हैं ये भिखारी गाते हैं या बाहर के लोग गाते हैं, ये गाने हम अच्छे लोगों के लिए नहीं बने, हम लोग गाते हैं तो भजन गाते हैं। होती ना दादी लोगों की साइकोलॉजी, ये फालतू क्या गाना सुनता रहता है, क्या गंदा गाना सुनता रहता है, अच्छे गाने सुनो, हमारे ज़माने के गाने सुनो कितने अच्छे होते थे। तो वही दादी भी है वैसी। अब उनको ऐसे गाने गा के बता रहे, शीला शीला की जवानी, खुशवंत जी। अब दादी बोले शीला की जवानी, मतलब एकदम से स्विच। मेरा बेटा कहाँ, मतलब संस्कारी बेटा था, कहाँ जाके स्कूल में क्या क्या सीख कर आ रहा है, अंग्रेजी स्कूल में ये सब सिखाया जाता है। वो एकदम भड़क, भाई भड़क गई वो तो। उसके बाद से उनने खुशवंत सिंह जी से बात कम कर दी, ठीक है, एकदम चेंज आ गया। इतनी प्यारे रिलेशनशिप में एकदम चेंज आ गई, एकदम ब्रेकअप वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी उनके साथ। बच्चा क्या समझता है, बच्चे को तो जहाँ पढ़ाओगे चला जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी दूरियाँ आई, फिर ये लोग साथ में सोते थे। फिर जैसे उनका ग्रेजुएशन हुआ तो उनने साथ में सोना भी बंद कर दिया, घर में अलग अलग सोने लग गए। ये हो गया, दादी एकदम अकेली। पर दादी के दिन की एक ज़रूर खुशी रहती थी, और वो खुशी क्या रहती थी? उनके दिन की खुशी रहती थी, वो कबूतरों को दाना डालती थी। कबूतर आते थे, उनके शोल्डर पे बैठते थे, उनके पास बैठते थे। वो कभी उड़ाती नहीं थी, उनको बैठाती थी, वो दाना डालती थी। उनका आधा घंटा ऐसे जाता था। उनको भजन गा के सुनाती थी, वो सारे कबूतर भजन सुनते थे, ठीक है। तो अब ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको? क्योंकि आखिरी में इससे कनेक्शन है, ठीक है। भजन गा रही है, इमेजिन करो दादी मस्त माला लेके, कबूतर एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, नीचे कबूतर बैठे, माला लेके मस्त दादी गाना गा रही है, भजन गा रही है, ठीक है। अब उन्हें मतलब नहीं है पोता पोती, मतलब हो गया, मतलब आई एम डन, आई एम डन, आई एम पिस्ड ऑफ, ठीक है। तो दादी ने तब छोड़ दिया। फिर वो जाने लग गए, फॉरेन जा रहे थे 5 साल की पढ़ाई के लिए, तो भी दादी कुछ नहीं बोली। दादी वॉज एकदम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज ओन सन, ग्रैंडसन। दादी ने फिर कुछ नहीं बोला, छोड़ती गई, बस फोरहेड पे किस करा, बोला हाँ जा बाय टाटा, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था, दादी को अंदर ही अंदर बुरा लगा होगा, लेकिन दादी ने दिखाया नहीं, दादी ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, ठीक है। अब वो वापस आ गए, वापस आने के बाद भी यही सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन पता नहीं दादी को क्या हुआ, उन्होंने एक ड्रम लिया, लोगों को बुलाया और बहुत गाने गाए, मतलब भजन, भगवान के गाने गाए। उनको सब रोक रहे कि भाई स्ट्रेन पड़ेगा, तबीयत खराब हो सकती है, मत गाओ। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, गाने गाने लग गई, गाने गाने लग गई, एकदम से बीमार हो गई। वो बेड पर आ गई। बेड पर जैसी आई, एकदम फीवर आया, बेड पर जैसी आई, ही सेड वन थिंग, अब मेरा टाइम आ गया है, अब नाउ मैं जाने वाली हूँ। और तब भी वो जो बीट्स रहती है ना, उसको ही गिनती रहती है, जो वो दिन भर करती रहती थी। दिन भर बस यही करती थी। आधे घंटे के लिए वो कबूतरों के पास जाती थी, उनको दाना डालती थी, उन्हें भजन सुनाती थी, बाकी वो किसी से बात नहीं करती थी, वो बस यही करती रहती थी। और मेरा टाइम आने वाला था कि खुशवंत सिंह और उनके मम्मी पापा ने बोला कि अब हमसे बात करो, तो नहीं, उन्हें बोला कि मैं जाने वाली हूँ, आई विल नॉट वेस्ट माई सिंगल मिनट इन टॉकिंग, मैं भगवान का नाम। और ऐसे करते करते शी वॉज एंड एवरीबडी वॉज मोर्निंग, बहुत
उसके बाद फिर उनको शायद रियलाइज़ हुआ कि मेरी दादी से जो रिलेशनशिप थी अब वो कभी नहीं हो पाएगी, कभी वो मुझे नहीं छोड़ने जा पाएंगी, कभी हम लोग अब बात नहीं कर पाएंगे, कभी वो मुझे भजन नहीं सुना पाएंगी। ठीक है, ऐसा हुआ। कबूतर आ गए उस दिन, रोज़ आते थे कबूतर, उस दिन आए, आके बस बैठे रहे। और जो दादी उनको डालती थी ना दाने, ब्रेड क्रम्स डालती थी दादी, ब्रेड क्रम्स डालती थी। उस दिन फिर उन्होंने देखा, उनकी मम्मी ने, खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने देखा कि कबूतर शायद इसलिए आए हैं कि वो ब्रेड क्रम्स खाना है उन्हें, तो मैं डाल देती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ, कबूतरों ने ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। वो आए, थोड़ी देर रुके, ब्रेड क्रम्स डाले, उनने छुए भी नहीं और वो उड़ गए। मतलब वो उनका साइन था शो करने का। एंड यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। दिस वॉज दी स्टोरी, दिस वॉज दी स्टोरी। अब पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि स्टोरी कैसी लगी। दूसरी चीज़ तो ये बताओ कि क्लास बोरिंग लग रही है क्या। ठीक है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को क्लास बोरिंग लगे, बिल्कुल भी नहीं चाहती। आई रियली डोंट वांट, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ चलो, हार्ट टचिंग। यस बेटा, अच्छा अब यहाँ तक तो हो गया। अब व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या लगता है आपको, क्या मॉरल है स्टोरी का? आपने क्या सीखा इससे? क्या सीखा आपने, क्यों? अब मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव। आपको क्या लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको क्या लगता है कि मॉरल क्या है स्टोरी का? ये मैं चाहूँगी आपसे पूछना। वेरी इमोशनल, यस, वेरी गुड। दीपांकर एक बच्चा है, उनने बोला है सबसे पहले वैल्यू योर ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, आपकी ज़िंदगी में लोग इम्पोर्टेंट है। दैट वन लाइन जाकिर खान ने कही थी ना, जगह से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, लोगों से फ़र्क पड़ता है। चाहे वो आपके माँ बाप हो जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके दोस्त आते हैं, हमेशा वैल्यू करो। यस, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली कि लाइफ इज़ नॉट दैट बिजी। टाइम देना सीखिए, रिस्पेक्ट एवरीवन, वैल्यू एवरीवन, सबसे प्यार करिए। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट था, ये एक इसका इमोशन था जो कि मुझसे भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। आई विल ऑल्सो कॉल माई दादी टुडे। हालांकि आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू माई नानी, मैं नानी से ज़्यादा कनेक्टेड थी, बट आज मैं अपनी दादी को कॉल करूँगी और मैं बोलूँगी दादी आज एक स्टोरी थी, वो पढ़ा रही थी और मुझे आप किया था। उनको अच्छा लगेगा शायद, वो हमेशा इस चीज़ को देख सोच के खुश रहेंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट पीपल ना, जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा होए ना लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपके दोस्त को जाके कभी कॉम्प्लीमेंट कर दो, कभी आप उन मम्मी पापा को कॉम्प्लीमेंट कर दो, देखो उनके चेहरे पे एक स्माइल। नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। तो कॉम्प्लीमेंट पीपल, वैल्यू देम, लव देम, आपको खुद में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए दरिया की आवाज़ में बात करना है, चलो दरिया की आवाज़ में बात करते हैं। लेकिन नोबिता, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं शिजुका की आवाज़ भी निकाल सकती हूँ। नोबिता, क्या आपको स्टोरी अच्छी लगी? आप मुझसे बोर तो नहीं हुए ना नोबिता? नोबिता, मुझे पता है स्टोरी कभी कभी बोर कर देती है, लेकिन आप धीरे धीरे मुझे देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो यस। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत। नोबिता, डोरेमोन, मैंने इतना देखा है ना, नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन। एक्चुअली शिनचैन तो मुझे बहुत ही पसंद था, नोबिता तो ठीक है, नोबिता तो मुझे झल्ला लगता था एकदम। आपको क्या लगता है शिजुका को किसको चूज करना चाहिए था, नोबिता की सुनियो? मेरे को शिजुका पागल लगती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्या है, दिमाग से सोचो यार, इतना बेचारा नोबिता इतना प्यार करता है आपको,
इतना साथ में रहता है, आपकी इतनी केयर करता है, फिर भी आप पैसा देखते हो, लड़कियां, गलत बात है यार। खैर, इन माय ओपिनियन। तो चले अब बात कर लेते हैं वापस से बेटा माइन्यूट डिटेल्स जो कि आपको याद रखनी है, शायद क्वेश्चन इससे बन जाए, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली छोटी छोटी डिटेल ये है कि दादी कैसी दिखाई दी, डेगी सुकी, हाँ डेगी सुकी। चलो चलो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आई वांट कि आप लोग कॉपी निकाल लें, थोड़ी सी आप लोग मेहनत करके कॉपी निकालो, या फिर अगर आप याद कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जस्ट डू इट, ठीक है। तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। ये उनने डिस्क्राइब करा है अपनी दादी को। उनने बोला है कि भाई 20 साल से मैंने ऐसा बोला सही नहीं रहेगा कि मैंने 20 साल से इस लेडी को देखा, ये 20 साल से ओल्ड है, मैंने इनको कभी यंग नहीं देखा। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, झुर्रियाँ, देखो जैसे इनकी झुर्रियाँ लटकी हुई है। अब इमेजिन ये खुशवंत सिंह जी की दादी है, तो इनने 20 साल से ऐसा ही देखा है, इनने डिस्क्राइब ऐसा करा, ठीक है। माई ग्रैंडफादर, और उनने उनके हस्बैंड मतलब दादी के हस्बैंड को कैसे दिखाया है, मतलब दादी बहुत घुर्रिया है, ओल्ड है, तो वो अपनी कभी दादी को यंग नहीं कर सकते। इमेजिन दादी मस्त एकदम साड़ी में, बाल खुले हैं एकदम, और एकदम मस्त चश्मा लगा के बस शादी में अपनी खुद की, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी दादी को। दादी को ऐसा देखा है भाई कि ऐसे मतलब ऐसे हो ही नहीं सकती मेरी दादी। मेरी दादी हमेशा ऐसे सफ़ेद साड़ी और बाल ऐसे बंधे हुए हैं, थोड़े बिखरे से हुए हैं, वैसे ही देखा है हमने। तो कभी प्रिटी वाला फेस वो देख ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस बेटा वो एक डाइनिंग होती है, वो डाइनिंग होती है ना जिसमें अपन पहले टीवी रखते थे, वो बक्से वाली टीवी, बॉक्स वाली टीवी जो रहती थी ना, वो लकड़ी के जो वो होती है टेबल होती है, उसे बोलते हैं मेंटल पीस। इन द ड्राइंग रूम में अब उनने देखा कि जो उनके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब कि फोटो है, वो टंगी है ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन मतलब पगड़ी बहुत बड़ी, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, गीले कपड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हिज लॉन्ग वाइट beard covered the best part of his chest. He looked at least, अच्छा उनकी जो इतनी दाढ़ी थी इतनी बड़ी थी कि उनकी पूरी चेस्ट कवर हो जाती थी, वाइट कलर की। पंजाबी लोगों के जो बाल रहते हैं वो लंबे होते हैं, यहाँ से भी लंबे होते हैं, यहाँ से भी लंबे होते हैं, कभी कैची नहीं लगाते। दैट आई नो, दो मतलब मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोई पंजाबी है तो उन्हें पता होगा रीज़न, ठीक है। तो पंजाबी लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, उनके बाल लंबे थे, ठीक है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वैसे लगते ही नहीं थे कि यार इस आदमी की वाइफ भी हो सकती है या बच्चे भी हो सकते हैं। इस आदमी के हाँ पोते पोती हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे तो नहीं हो सकते, मतलब इतने बूढ़े, ठीक है। He looked as if he could have only lots and lots of grandchildren. Grandchildren लगते हैं कि हाँ बच्चे होंगे, पोते पोती होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब ये आपको ना याद रखना है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब क्या है, कि थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, मतलब कि वो कभी यंग रही होंगी, कभी मतलब बोल सकते हैं कि वैसी रही होंगी, लाइक साड़ी वाड़ी में एकदम यंग, बाल खुले हैं, जैसे अभी अब मैं आपको दिख रही हूँ वैसे आपकी कभी ग्रैंड मदर भी रही होंगी। वो थॉट उनके लिए रिवोल्टिंग है। थॉट रिवोल्टिंग का मतलब क्या है कि उनके लिए वो थॉट है अनएक्सेप्टेबल, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकते। उनके दिमाग में कभी क्वेश्चन ही नहीं बन सकता कि ये कभी जवान भी रही थी। ये हमेशा से बूढ़ी देखी है मैंने, तो ये कभी जवान थी ही नहीं, उनके लिए ऐसा है। तो आप वो चीज़ समझ सकते हो, वो फीलिंग समझ सकते हो। हाँ देखो यहाँ पे पंजाबी लोग हैं, ये ऐसा अनएक्सेप्टेबल, राइट। तो ऐसी उनके साथ फीलिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपके जो एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए हैं डिफरेंट, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया रिंकल्ड का मतलब होता है हैविंग लाइंस और फोल्ड्स। रिंकल्ड मतलब झुर्री, आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है ना जब आप बूढ़े हो जाते हो, अभी काफ़ी टाइम है, अभी आप बूढ़े नहीं होने वाले, बहुत टाइम है, तो उसे बोलते हैं लाइंस। अच्छा, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पेंटिंग और पिक्चर,
आपके ग्रैंडफादर्स की पेंटिंग लगी होती है या फोटो लगी होती है, पोर्ट्रेट भी आप उसे बोल सकते हो, एक नया शब्द पोर्ट्रेट, ठीक है। मेंटल पीस, आप स्ट्रक्चर ऑफ वुड, लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, और इसमें ऐसे कबर्ड भी आप मान सकते हो। अब इस पे आपने एक फ़ोटो टांग रखी है, ऐसे उनके दादाजी की फ़ोटो है, ठीक है, इसके ऊपर। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ तो था, तो हम उस पर टीवी रखते थे, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मेंटल पीस, ठीक है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। जैसा कि मैंने बताया, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब है कि मतलब मान ही नहीं सकते, बिलीव ही नहीं कर सकते, उसका वो मतलब है, ठीक है। रिवोल्टिंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लेजेंट। कोई चीज़ रिवोल्टिंग है तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था, मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था, या फिर इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट था, इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट था, और आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, पर आपका थॉट रिवोल्ट कर रहा है, मानना नहीं चाह रहा, आपका थॉट बोल रहा है नहीं, फेल नहीं होना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अंदर से आवाज़ आ रही, हो जाऊँगा, हो जाऊँगा, हो जाऊँगा, मतलब रिवोल्ट चल रहा है, आपके थॉट्स अपने आप में ही फाइट कर रहे हैं। तो उनका भी थॉट फाइट कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दादी कभी यंग रही होगी, ठीक है। अब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, अब्सर्ड भी यूज़ करा हुआ है, अब्सर्ड सुना होगा, ये बहुत अब्सर्ड है मेरे लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है मेरे लिए कि भाई मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल, ये लॉजिकल कैसे हो सकता है कि भाई मेरी दादी कभी यंग रही थी, तो वो अब्सर्ड वर्ड यूज़ करा है, ठीक है। अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। अब ये सारे वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ में दिए हुए हैं, आपके दिमाग में कभी रीड करते हुए थॉट नहीं आना चाहिए कि मैम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फैबल्स, फैबल्स का मतलब होता है फिक्शियस स्टोरीज विद अ मॉरल टीचिंग। तो उसकी दादी ना उनको जो स्टोरी सुनाती थी तो उनने यूज़ करा होगा वर्ड फैबल्स। तो फैबल्स का मतलब होता है कि खुद की बनावटी स्टोरी, बनावटी स्टोरी कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने स्टोरी बना दी, पता है एक लड़का था, पढ़ाई नहीं करता था, तो वो फेल हो गया, मतलब बच्चों को आप बताती हो ना कुछ भी, तो वो फेल हो गया, आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो भी उसकी दादी भी ऐसे कुछ फिक्शियस स्टोरीज बना देती थी अपने दिमाग में ताकि वो उसको कोई मॉरल दे सके या कुछ सिखा सके, वैल्यूज सिखा सके, ठीक है, वो सुनाती थी। तो फैबल्स यूज़ करा है उसके लिए। प्रॉफिट्स मतलब सेंट्स, प्रॉफिट्स भी यूज़ हुआ है कि भजन सुनाती थी, ठीक है, साधु संतों के भजन सुनाई करती थी, तो वो प्रॉफिट्स यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई नो यार, देखो मैं आप लोगों की जगह पे रह के समझ सकती हूँ कि पहली क्लास है, पहली क्लास में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने में इन द सेंस कि नया पर्सन है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, पर्सन नहीं समझ पा रहा है आपको, आप पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बेटा धीरे 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 करके ना हम लोग मैच हो जाएंगे। राइट नाउ मुझे आपकी तरफ से जो वाइब आ रही है वो ये आ रही है कि मैम समझ तो आ रहा है लेकिन ना मज़ा नहीं आ रहा, शायद ऐसा कुछ है क्या, है ना, ऐसे ऐसी वाइब है क्या आपके साइड से? ऐसी वाइब नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी वाइब होगी होगी। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू। आई रियली नो यार, मैं आप लोगों की जगह पे हूँ एंड आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहली क्लास में होता है, हर एक इंसान के साथ होता है, क्योंकि आप ना जिस जहाँ से आ रहे हो फिर आप एक नए टीचर को मिल रहे हो, तो हो सकता है, बट आई विल डू माई बेस्ट कि आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट में बिल्कुल बोर नहीं होना चाहिए। मैं धीरे 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 करके आपकी सारी बोरियत दूर कर दूँगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि ना कभी कभी बेटा होता है ऐसा कि टीचर साइड से भी, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है कि टीचर कौन है, इंग्लिश अच्छा ओके वाओ ये वो, लेकिन टीचर के दिमाग में चल रहा होता है शिट आई विल मीट न्यू बच्चे, लोग अब नए बच्चे हैं, अब उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे उनका साइकोलॉजिकल
सोचना पड़ेगा, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो कैसे पढ़ना चाहते हैं उसे समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो पुराने जो मेरे बच्चे होंगे दे आर कंफर्टेबल, अब मुझे उनको थोड़ा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप लोग नए हो, आपको समझना है मुझे, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, 1-2 लेक्चर्स का टाइम दो, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको मेरे तरफ से फीडबैक है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लीज़ कम आउट, रीच टू मी, मैं आपसे बात करूँगी, मैं आपकी बात सुनना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू। बट अगर कुछ कंटेंट में आपको समझ नहीं आया तो आस्क। बाकी वोकैबुलरी ऐसे नहीं बताना चाहूँगी। अब आप लोग, आई डोंट वांट कि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेन करें या ज़्यादा अभी पहले लेक्चर में इतना ज़्यादा हौश पौश करें, तो बस मैं यहाँ तक आपको बता देती हूँ। बाकी अगर आप बोलोगे तो वील कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ आपके 2 ही लेक्चर होने वाले हफ्ते में, लेकिन वो थोड़े से लॉन्ग रहने वाले। तो मेरे लेक्चर में आप अगली बार से आओगे ना, पानी, पेन, कॉपी जो भी आपको लेके बैठना है वो बैठना, लेकिन लंबा चलेगा लेक्चर, ठीक है। तो उसको आपको वो नहीं करना है, लाइक क्या बोलते हैं, पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब इसके लिए अब मैं एक काम करती हूँ, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ और फिर आप लोगों से मैं पूछने वाली हूँ, ठीक है। रिंकल्ड का मतलब आपको पता है, हैविंग लाइंस, रिंकल, झुर्रियाँ, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब पता है, मेंटल पीस मैंने आपको बता दिया, वो ऐसा डब्बा होता है, वुडन डब्बा होता है, उसके ऊपर आप शूज़ रख दो, कुछ भी रख दो, मेंटल पीस होता है, वुड का होता है, ठीक है। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इस लाइन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हार्ड टू बिलीव चीज़ थी, नहीं बिलीव कर पा रहे थे, मान ही नहीं पा रहे थे। रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट मतलब कि सुनने में सही नहीं लग रहा भाई, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये थॉट अच्छा नहीं लग रहा जो मेरे को दिमाग में आ रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, अनप्लेजेंट। अपसर्ड मतलब इलॉजिकल, क्या अपसर्ड बात कर रहा है, क्या इलॉजिकल बात कर रहा है, कुछ भी मतलब फालतू, मतलब इलॉजिकल उनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि दादा दादी के कभी बच्चे रहे होंगे, दादा दादी कभी यंग थे, उनके लिए इलॉजिकल है, क्योंकि वो छोटे थे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनको 20 साल से बूढ़ा ही देखा है, ठीक है। अनडिग्निफाइड, डिग्निफाई मतलब कि रिस्पेक्ट, अनडिग्निफाई मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। फेबल्स मैंने आपको बताया, फिक्शियस स्टोरीज विथ मॉरल्स। प्रोफेस मतलब स्टैंड, ठीक है। अब मैं आपसे 2 पूछूंगी एंड देखते हैं आपको कितना याद है, ठीक है। पोल से करते हैं, अभी तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं पूरी क्लास पढ़ाने के बाद पूछती हूँ, बट अब राइट नाउ आपके पास टाइम नहीं है, आज आप लोग को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं देना है मुझे, तो छोड़ो, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बताना, ए शॉर्ट स्टोरीज एंड आपकी जो लास्ट है वो हो सकता है, चलो तो 20। तो ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है, एकदम से तो आई डोंट थिंक कि सब भूल जाएंगे। वाह, बिना खोल के सबके आंसर आने लग गए, बहुत सही बहुत सही। चलो आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप द पोल एंड देखते हैं किस ने सही आंसर दिया है। यार यहाँ पे पोल नहीं चल रहा है बेटा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आई रियली वांटेड टू कंडक्ट पोल बट पोल नहीं चल पा रहा है, तो आई डोंट नो, चेक करवाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। व्यू लीडर बोर्ड, बट जितने भी बच्चे ए आंसर दे रहे थे एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। आपका आंसर एकदम सही है। अब ये है कि आप लोगों को मैं ये माइन्यूट डिटेल्स क्यों बता रही हूँ, एक और बार सुन लो। माइन्यूट डिटेल्स कभी भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वाई इट इज सेड बाय दिस ऑथर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर आपको लिखना होता है कि he always saw his grandmother old as he has seen since 20 years his grandmother was old and he also wanted कि मतलब ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको वैसे लिखना है
तो मेरा मतलब समझाने का ये मतलब, ऐसा तो ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कहीं से भी पूछ लिया जाए, बट हम प्रिपेयर्ड रहना चाहेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है आपको बताने का। बाकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन हम करेंगे और आंसर राइटिंग वाली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन इस क्लास में नहीं, तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स वाली चीज़ बता सकते। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी तो आपके नए नए सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज देखने को मिलेगी, बिजनेस स्टडीज़ में और इंग्लिश में आपको नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में भी नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स ना आप अपने तरीके से बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नोट्स बनाने में, जैसे जो कॉपी में लिखा है, जो टीचर ने बोला वही लिख दिया, वो वैसे नोट्स बनाते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको टीचर कुछ समझाए, अभी इंग्लिश में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अकाउंटेंसी में टीचर ने कुछ समझाया या इकोनॉमिक्स में कुछ समझाया, वही चीज़ पहले आप अपने आप को समझाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, वही चीज़ आपने अपने आप को समझाई कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये चीज़ ऐसे होती है, ये होती है। फिर आपने एकदम, जब आप अपने आप को समझाओगे ना, आपको एक पॉइंट हिट करेगा, ओके अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और वो जब वो पॉइंट हिट करेगा ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को उतार के लिख लो। इन केस अगर ज़िंदगी में कभी भूले कि मैंने आपको क्या समझाया था यार, एकदम याद नहीं आ रहा, याद दिलाना, कॉपी खोली बना, मैं उसको नोट्स बोलती हूँ। तो हर एक इंसान को बनाने का अपना तरीका होता है नोट्स का। आप अपने आप को समझाओ, ठीक है, जो लग रहा है इम्पोर्टेंट उसको लिख डालो कि यार भूल सकता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है, एज सच इंग्लिश में नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में नोट्स की ज़रूरत है, तो आप अपने वे में बनाओ, ठीक है, नोट। और बाकी आपको नोट मेकिंग एक टॉपिक है, उसमें मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको स्टोरी समझ में आ गई। अभी हम लोग अगले सेशन में या फिर अगले टाइम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इतना बता दो कि क्या वेज हो सकते हैं और जिससे इंग्लिश की क्लास इंटरेस्टिंग रहे, जिससे इंग्लिश की क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो और जिससे इंग्लिश की क्लास में आप लोग बोर ना हो। आई रियली वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अभी डाउट पूछ सकते हैं, यू हैव चांस टू आस्क मी डाउट। और देखो ये सारे अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन नॉट इन दिस क्लास, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती कि आप लोग पहली क्लास में ही मुझसे बोर होके चले जाओ, रियली डोंट वांट। तो हम जो भी करने वाले हैं अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यार बस इतना ही है, लव यू ऑल, ठीक है। यूज़ ऑफ एनिमेशन, कैरेक्टर्स दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, ये सारी चीज़ें करूँगी। देखो एनिमेशन का ऐसा है ना, एनिमेशन मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि एनिमेटर्स बनाते हैं उसको स्टोरी के फॉर्म में दिखाते हैं, बट अब मैं प्रॉपरली आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब मुझे आपकी साइकोलॉजी पता चल गई। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब मैंने 12th में नया बैच स्टार्ट करा था, दैट बैच नेम इज कौटिल्य, तो उसमें ना मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। बच्चे वॉज लाइक मैम क्लास बोल, मैम इधर पे ये समझ नहीं आया, मैम ठीक है मतलब हाँ समझ आ गया। मुझे समझ में आ गया कि व्हाट दे वांट। नेक्स्ट क्लास में जो उनकी साइकोलॉजी थी उस हिसाब से मैं लेके गई, मुझे आपकी साइकोलॉजी समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्लास में यू विल सी कि मैं क्या करती हूँ, आप खुद बोलोगे कि ओके मैम नाउ यू आर लाइक, नाउ द क्लास इज नॉट बोरिंग एंड आई चैलेंज यू। वही चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। हाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का समरी का, क्योंकि एनसीईआरटी बेटा चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए डिटेल और माइन्यूट डिस्क्रिप्शंस लाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो अपनी आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस, थीम ऑफ द पोएम और द स्टोरी, ऑथर के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर, फिर उन 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद उन तीनों के PYQs सब कवर होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, वो जो कि अगले हफ्ते होने वाली है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका फीडबैक है जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहा है ठीक से, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। आई विल फॉलो योर ऑल इंस्ट्रक्शंस विच एवर इज़ पॉसिबल,
जो भी पॉसिबल होगा दैट विल बी डन बाय। ओके या तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। एंड अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, देखो बाप रे कितना प्यार भाई, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम सॉरी अगर कोई भी भूल चूक हुई हो या मैं कुछ डिलीवर अच्छे से नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। बाकी यार भगवान से गलती हुई थी तो हम तो टीचर है ना। तो अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगली क्लास में मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। चलो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू एंड सी यू सून।